नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजुला उपाध्याय। आज विश्व पृथ्वी दिवस पर आपके सामने कुछ बिंदुओं पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूँगी। जैसा कि हम विश्व पृथ्वी दिवस हमें मनाना पड़ रहा है और ये 1970 में सोचा गया कि विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाए, पर ये समस्या ही क्यों जनित हुई कि हमें विश्व पृथ्वी दिवस मनाना पड़ रहा है? क्योंकि हमने कुछ समस्याओं को से रूबरू हुए तो हमें ये लगा कि नहीं, हमें अपनी धरती के प्रति भी अपनी विचारधारा को बदलना होगा, क्योंकि हम जिस गति से बढ़ रहे हैं अगर ऐसे ही बढ़ते रहे तो वो आगे चल के बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने ला सकता है। ये चीज़ हमने रियलाइज़ की और इसी वजह से 1970 के बाद से हम विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते आ रहे हैं। अब इसमें मैं मूलभूत जो हमारी भारतीय परंपरा है और जो वेस्टर्न आइडियोलॉजी है, दोनों में जो डिफरेंस है वो ही समस्याएं क्रिएट करता है हमारी पृथ्वी के लिए। क्योंकि हमारी पृथ्वी में तो सभी स्पीशीज़, सभी जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हैं, सबका अपना स्थान है। जैसा कि हम जानते हैं कि पेड़ पौधों से लेके जानवरों को, कीड़े मकोड़े, मतलब हर किसी का अपना स्थान है। जैसे हम नागपंचमी मनाते हैं तो हम उसमें सांपों की पूजा करते हैं। इसी तरीके से हम कोई भी त्यौहार, सारे त्यौहार हमारे, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड हमारे त्यौहार हैं, बैसाखी हुआ, पोंगल हुआ, इस तरीके के बहुत सारे हमारे त्यौहार हैं जो कि हमेशा रिलेटेड रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट से। हमने उसको रिस्पेक्ट दी है। तो बेसिक डिफरेंस, जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, वो ये है कि जो भारतीय परंपरा रही है वो ये है कि हम पृथ्वी को या हमारी जो प्रकृति है उसको हम एक रिस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। हम उसको कॉन्कर करना नहीं चाहते, उस पर विजय पाना नहीं चाहते हैं। और वेस्टर्न आइडियोलॉजी सब कुछ हासिल कर लेना चाहती है। इस वजह से वो पृथ्वी को, वो प्रकृति को भी अपनी दास या दासी समझती है और उससे कुछ, सब कुछ ले लेना चाहती है और उसको कुछ देना नहीं चाहती है या उसके प्रति कोई ऐसी रिस्पेक्ट शो नहीं करना चाहती। तो भारत के कंटेक्स्ट में भी अगर हम देखें तो आज के संदर्भ में हमने ये समस्याएं उत्पन्न कर ली जब हम वेस्टर्न आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। और जैसा कि मैं गांधी जी को भी वो कोई इन्वायरमेंटल इकोनॉमिस्ट नहीं थे, ना ही इन्वायरमेंटल सोशोलॉजिस्ट थे, पर ये जरूर कह सकते हैं कि जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, जो हम एक इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को लेके कंसर्न की बात करते हैं, वो गांधी जी ने आज से इतने सालों पहले ही इन चीज़ों को वो रियलाइज़ कर चुके थे कि ये जो मॉडर्नाइजेशन है, जो मैकेनाइजेशन है, वो इस तरीके की समस्याएं जनरेट करेगा ही कि उससे इन्वायरमेंटल डिवास्टेशन होगा, इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन होगा। जो बैलेंस है प्रकृति, पृथ्वी, मनुष्य के बीच, वो बैलेंस डिस्टर्ब होगा। उस बैलेंस को कैसे बनाए रखा जा सके, इस संदर्भ में गांधी जी के विचार उनके हिंद स्वराज में और इस बहुत अलग अलग जगह आर्टिकल्स में, यहाँ तक कि उनकी जो अपनी दिनचर्या थी उसमें देखा जा सकता है। जो उनके विलेजेस में जहाँ पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, वहाँ पर उन्होंने नेचुरोपैथी को, जो नेचर से कैसे क्योर हो सकती हैं अब ज़्यादातर बीमारियां। आज देखिए कोरोना के संदर्भ में भी हमारी गवर्नमेंट ही गाइडलाइंस इशू कर रही है कि इलाज तो जरूर, जब हो जाएगा तो इलाज होगा ही होगा, पर उसके पहले हम किस तरीके से प्रिवेंशन कर सकते हैं अगर हम अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को नेचुरल चीज़ों से बढ़ा के रखें। जैसे कहा जा रहा है गिलोय का काढ़ा पिएं, अदरक पिएं। आयुष मंत्रालय की पूरी गाइडलाइन आई है कि किस तरीके से नेचुरोपैथी के माध्यम से जो हमारे इर्द गिर्द चीज़ें हैं उनके माध्यम से हम अपनी इम्यूनिटी लेवल को बढ़ा
ला सकते हैं और उसके वजह से हम इस एक पर्टिकुलर बीमारी से अभी इसके लिए गाइडलाइन है कि बच सकते हैं। पर ये नेचुरोपैथी में सभी जानते हैं कि बहुत सारे इस तरीके के ट्रीटमेंट्स हैं जो आपकी किसी प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, जो हम कहते हैं कि जब बीमारी आएगी तो उसका तो इलाज पर्टिकुलर करना ही पड़ेगा, पर उस बीमारी से बचने के लिए क्या किया जा सकता है वो भी हमारे प्रकृति के से बैलेंस बनाने के उसमें ही है। तो मुझे लगता है कि जो हम प्रकृति की या अपनी धरा की धरती की बात करते हैं तो अथर्व वेद में कहा गया है कि धरती हमारी माँ है और हम उसकी संतान हैं। अगर आप अपनी माँ और संतान का भाव लेके चलेंगे तो क्या आप एक दूसरे को हार्म पहुँचाएंगे? नहीं पहुँचाएंगे। और क्योंकि ये भाव ही धीरे धीरे ख़त्म होता चला गया और हम हर चीज़ को बस कॉन्कर कर लेना चाहते हैं, तो इस और हमने ये सोचा ही नहीं कि हमारी धरती को क्या क्या चीज़ें नुकसान कर सकती हैं। जैसे कि हरित क्रांति आई तो हम उसकी बहुत बड़ाई करते हैं कि ठीक है हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए खाद्यान्न प्रोडक्शन में, पर उसने कितना इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन लाया, धरती को हमारी कितनी पोल्यूटेड कर दिया, जो अन्न उत्पादित हो रहा है वो कितना पोल्यूटेड हो गया, और हम उसको लाए कितने सालों के लिए थे और हम उसको कितने सालों तक कंटिन्यू करते चले आ रहे हैं। 1966 में हम हरित क्रांति लाए और आज तक हम उन्हीं केमिकल फर्टिलाइजर्स और मैकेनाइजेशन और उस प्रोसेस से हम हट नहीं पाए हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग की बातें की जाती हैं पर वो अभी उतनी पॉपुलर नहीं हो पाई है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग जो नेचर में उपलब्ध है उसी के माध्यम से फार्मिंग करना, पर क्या वहाँ पर वापस जाना इतना आसान है? क्योंकि जब हमने मैकेनाइजेशन इंट्रोड्यूस कर दिया तो उसने ह्यूमन बींग्स को रिप्लेस कर दिया। गांधी जी भी लोग कहते हैं कि मैकेनाइजेशन के टोटली विरोधी थे, मशीनीकरण के एकदम विरोधी थे। तो मशीनीकरण के विरोधी थे वो उस हद पे जब वो लेबर को डिस्प्लेस करे, पर अगर मशीन जो है किसी लेबर को उसके काम में असिस्ट कर रही है, उसकी सहायता कर रही है, वहाँ तक की मशीनों को उन्होंने गलत नहीं कहा। जैसे कि आप गांव में लोग पहले हल चलाते थे तो वो भी एक तरीके की सिंपल मशीन आप कह सकते हैं, सिंपल मशीन हो सकती थी। तो इस तरीके की चीज़ों के खिलाफ आप नहीं थे। ऐसी चीज़ें लोकल लेवल पे छोटी मशीनों का इस्तेमाल हो जिससे कि लेबर डिस्प्लेस ना हो, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम क्रिएट होगी, लोगों की एम्प्लॉयमेंट कम होगी अगर हम मैकेनाइजेशन या मशीनीकरण को इंट्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि वो लेबर को डिस्प्लेस करेगा और फिर वो पृथ्वी पर भी उसी तरीके से व्यवहार करेगा जिस तरीके से एक मशीन करती है। उसके सेंटिमेंट्स नहीं रहेंगे जिस तरीके के लोगों के सेंटिमेंट्स अपने धरती के प्रति रहते थे या हमारे प्रकृति में जो भी चीज़ें थी उनके प्रति रहता था। जैसे पेड़ पौधों में हम तुलसी की पूजा करते हैं क्योंकि उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ इतनी सारी हैं। हम पीपल की पूजा करते हैं, आज हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन हमें उससे मिलती है। हम बैनियन ट्री बरगद के पेड़ की पूजा इसी गर्मी में ही करते हैं। उसको सती जी के सत्यवान की कथा से जोड़ के देखते हैं कि उनके पति का जीवन वापस आया था, तो उसके संदर्भ में महिलाएं मनाती हैं। तो हर जगह इस तरीके के सैकड़ों त्यौहार हैं भारतीय परंपराओं में जो कि उसकी क्लोज रिलेशनशिप शो करता है प्रकृति और धरती के बीच। पर धीरे धीरे वो रिलेशनशिप भी कम होती जा रही है। या तो वो त्यौहार एकदम फॉर्मेलिटी की तरह हो गए हैं या तो वो त्यौहार बहुत कम लोग ही उस रेवरेंस के साथ मना रहे हैं, और या तो वो त्यौहार ज़्यादातर लोग छोड़ते चले जा रहे हैं। तो त्यौहार का महत्व ये नहीं कि हम कितने वो व्रत या त्यौहार कर रहे हैं, वो व्रत त्यौहार हम कर रहे हैं अपनी धरती को, अपनी प्रकृति को सम्मान देने के लिए। हम जब उसको सम्मान देंगे, जैसे गंगा जो हमारी नदी हैं उनको हमने माँ कहा है, सरयू जी को भी हम देवी के रूप में देखते हैं। इसी तरह जितनी भी नदियाँ हैं हम उनको माता
या देवी के रूप में देखते हैं, क्योंकि सम्मान के रूप में देखते हैं। और अगर हम सम्मान उनका कर रहे होते तो हमने उनके इतना गंदा नहीं किया होता, इतना कूड़ा कचरा उसमें नहीं डाल रहे होते, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से जो कचरा निकल रहा है वो नहीं डाल रहे होते, सीवर सिस्टम तो कतई उसका गंदगी तो कतई ही नहीं डाल रहे होते अगर हम उसको अपनी माँ की तरह रिवर कर रहे होते। अब क्या गंगा जी का पानी पीने योग्य रहा? आजकल काफ़ी दिखाया जा रहा है कि लोग अपने घरों में बंद हैं तो प्रकृति हमारी खिली खिली नज़र आ रही है, कि वो भी खुश महसूस कर रही है कि जो हम पर एक तरीके से आक्रमण करके हमको ही दास बना रहे थे, आज वो अपने घरों में बंद हैं और एयर भी हमारी पोल्यूटेड कम है, और इसी तरीके से पशु पक्षी भी चहचहा रहे हैं, नदियाँ साफ़ हो गई हैं। तो इसका मतलब हमने ही ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करी, क्योंकि हमारा जो डेवलपमेंट डिस्ट्रक्शन ही लाएगा। तो डेवलपमेंटल अगर हम बात कर रहे हैं तो डेवलपमेंट और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को हम साथ साथ आज के संदर्भ हम बीच का रास्ता निकाल रहे हैं, इसलिए बात कर रहे हैं। अदरवाइज डेवलपमेंट तो डिस्ट्रक्शन लाएगा ही। आप एक इंडस्ट्री सेटअप करोगे तो उससे उसमें अगर आप मशीनों का इस्तेमाल करते हो उससे कितने लोग डिस्प्लेस होंगे, उससे जो धुआं निकलेगा अगर निकलता है तो उससे प्रॉब्लम्स जनरेट होंगी, अगर उसका कचरा निकलता है तो वो उससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी कि उस कचरे को कैसे मैनेज करना है, और प्रॉपरली मैनेज नहीं हो पा रहा है। खासतौर पर डेवलप्ड कंट्रीज़ में फिर भी दिखता है कि कुछ कचरा का प्रबंधन वो लार्ज स्तर पे कर पाए हैं, पर डेवलपिंग इकोनॉमीज़ अभी उन पर इतना खर्चा नहीं करती हैं, तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और ज़्यादा बढ़ता गया है। अभी अगर आप इस कोरोना महामारी के पहले का इन्वायरमेंटल इश्यूज अपनी एयर पोल्यूशन को देखें तो हर AQR लेवल हर जगह का बहुत ही गड़बड़ आ रहा था, पर लोग अब गाड़ियों ऑटोमोबाइल्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा ये कम हो गया है। तो हमारी जो रहन सहन हो गया है डेली का, वो डेली का रहन सहन ही इन्वायरमेंट को हमारे डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो इस तरीके का पृथ्वी दिवस मना लेना या 5 जून को हम इन्वायरमेंटल डे मनाने की बात करते हैं, मना लेना, ये सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ ही रह जाएंगी। और बेसिक अगर हम देखें तो इसका जड़ कहाँ है? क्योंकि हमारी इच्छाएं बहुत अनंत हैं, उनमें हमने अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल नहीं किया। जैसे अगर हम गांधी जी के विचारों में देखें तो उन्होंने हिंद स्वराज में एक स्वचेतना शब्द का इस्तेमाल किया है, यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ कंट्रोल। जब हमारा सेल्फ रियलाइजेशन होगा, सेल्फ कंट्रोल होगा, क्योंकि गांधी जी ने ये साफ साफ इंगित किया था कि जब हमारी अनंत इच्छाएं होंगी तो नेचुरल सी बात है वो कंजम्पशन पर प्रेशर पुट करेंगी, और जब कंजम्पशन पे, उपभोग पर प्रेशर आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, और जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा और हमारी यही नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हीं से ये प्रोडक्शन निकलेगा, तो वो इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन रेस करेगा ही। इसीलिए आजकल एक नया फैशन चल उठा है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करने लगे हैं। हम विलेजर्स में जो सस्टेनेबिलिटी थी, एग्रीकल्चर से सस्टेनेबिलिटी जो है ग्रीन रेवोल्यूशन से हमारी डिस्ट्रॉय हुई, तो उसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग पे बल देना चाह रहे हैं, साइंटिस्ट भी, गवर्नमेंट भी, क्योंकि इससे हेल्थ हज़ार्ड्स भी बहुत सारे आ रहे हैं। कैंसर ट्रेन्स चली पंजाब में, क्योंकि आपको ज्ञात होगा कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन, केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रयोग, मशीनों का प्रयोग, ये सबसे ज़्यादा इंटेंसिव वे में ये पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में ही लागू हुआ था एज अ पायलट प्रोजेक्ट, और वहीं से बढ़ के ये और जगहों पर इसका प्रसार होता गया। तो वहाँ पर कैंसर ट्रेन तक चलती है। ये स्थिति आ गई क्योंकि धरती एकदम हमने उसको जहरीली बना दी। अब गांधी जी स्पिरिचुअलिटी, फिलॉसफी और इन्वायरमेंटल तीनों को एक साथ देखते हैं। अगर हम इन्वायरमेंटल कंसर्न्स रखते हैं तो हमें थोड़ा स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, थोड़ा हमें फिलॉसफिकल होना पड़ेगा, थोड़ा हमें ये बिलीव करना पड़ेगा कि हाँ कोई एक सत्ता है जिसने हम सबको जीवन दिया है और जिस पर सिर्फ हम मनुष्य हैं,
हमें लगता है कि हम सबसे ज़्यादा सक्षम हैं और हम हर चीज़ों को कंट्रोल कर ले जाएंगे, तो इस भाव पे हमको अपने आप पे नियंत्रण लाना होगा और सबको रेफरेंस देखना होगा। जैसे कि आप अगर देखें तो जो बद्रीनाथ केदारनाथ पे बाढ़ आई थी और उसमें लाखों लोग, कहा जाता है कि डिस्ट्रॉय हो गए, मतलब मर गए थे और पूरी वहाँ का पूरा एरिया ही डिस्ट्रॉय हो गया था। तो वो क्यों हुआ? वो क्योंकि जो नदियों का अपना एक रास्ता होता है और उस रास्ते पर उस नदियाँ कभी भी जब पानी आएगा और वो अपना रास्ता वहाँ से फिर से चुन लेंगी, वो हो जाएगा। पर मनुष्य ने कोई ऐसा बिना सोचे समझे ऐसा लगा कि प्लानिंग करी और उन्हीं बैंक्स पर, उन्हीं जो उनकी तलहटी थी उन्हीं पे उन्होंने अपने से होटल्स और रहने लगे थे लोग। और इस वजह से जब बाढ़ आई अचानक तो इतने लोग पूरा वॉश आउट हो गए और पूरा एरिया ही पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। तो लोगों ने उसको, अगर हम स्पिरिचुअल वे में देखें तो लोगों ने कहा कि वहाँ पर इतना ज़्यादा टूरिस्ट जाने लगा था और बिना किसी भाव के, कोई ऐसा नहीं कि बड़ा धार्मिक भाव था, लोग वहाँ पर जाके शराब भी पीते थे, नॉनवेज भी खाते थे। तो लोगों ने उसको धर्म से भी जोड़ कर देखा कि कम से कम धर्म एक अगर डर ही पैदा कर रहा है तो वो भी बहुत सही बात है। कि जो हमारे कहते हैं कि जितने भी हमारे देवी देवता हैं, तो आप देखिए कि वो दूर दूर पहाड़ियों पर ऐसी जगह उन्होंने खोज ली थी। कैलाश पर्वत पे शंकर जी रहे और जो है जितनी भी ज़्यादातर देवियां हैं वो कहीं कंदराओं में ऊंचे पर्वतों पर रहीं। पर हम वहाँ पर भी पहुंचना चाहते, मतलब वहाँ पर भी हमने एकदम जाके नरक मचा दी। और उसके लिए गवर्नमेंट के भी कुछ प्लान्स होने चाहिए कि अगर मान लीजिए कोई तीर्थ यात्रा के उससे जाता ही है तो ज़्यादा ज़िंदगी में अपने एक बार जाए, उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, दोबारा लोग वहाँ पर ना जाएं। क्योंकि यहाँ जितना भी प्लास्टिक का कचरा है, चिप्स हैं के पैकेट्स हैं, जैसे मैगी भी आप कहिए तो आपको हर पग पे मिलती है, उसका जो पैकेट है, पॉलीथिन है, प्लास्टिक्स हैं, सब कचरे के रूप में भंडार। आप नैनीताल जाइए या जितने भी पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर जाइए, आपको एंट्री ही आप करेंगे सिटी में तो आपको पूरे कचड़े की ही बदबू आएगी और कचड़ों का भी पहाड़ एक तरफ नज़र आएगा। तो ये हमने कितने गैर परवाह तरीके से, एकदम लापरवाह तरीके से हमने इस तरीके का वहाँ पर रहने की कोशिश की और उसका असर हमको ये देखना पड़ा कि लोगों ने कहा कि शंकर जी ने शायद नाराज़ होकर अपने त्रिनेत्र खोल दिए और पूरा सब कुछ डिस्ट्रॉय हुआ। क्योंकि हम ये बिलीव करते हैं कि शंकर जी के जब तीसरा नेत्र खुलता है तो डिस्ट्रक्शन होता है और जब पाप बहुत बढ़ जाता है तो डिस्ट्रक्शन होता है। तो शायद हमने इतना पाप के उस स्तर को वहाँ पे पहुँचा दिया कि उस तरीके की चीज़ें हुई। तो थोड़ा रिस्पेक्ट, रेवरेंस जैसे एल्डर्स के प्रति हम करते हैं, उसी तरीके से हमें नेचर के प्रति भी करना है। क्योंकि हमारी रिलेशनशिप जो है वो जैसे जो वेस्टर्न फिलोसफर्स हैं वो उसको पिरामिड के रूप में देखते हैं। जिस पिरामिड में वो मनुष्य को सबसे टॉप पे पाते हैं, और जो गांधीयन फिलॉसफी कहती है, जो इन्वायरमेंट की या इंडियन फिलॉसफी पे ही बेस्ड है गांधीयन फिलॉसफी भी, तो अगर हम उस कंटेक्स्ट में देखें तो वो सर्कल में व्याप्त है। तो सर्कल में है कि वो सब इंटर रिलेटेड है। अगर हम किसी को नुकसान पहुंचाएंगे तो उससे हमें भी कभी ना कभी नुकसान मिलेगा। अगर आज हमें लग रहा है कि आज हमें वो नुकसान नहीं मिल रहा है तो आगे चलकर उस नुकसान को हमें वहन करना पड़ सकता है। इसीलिए हम अब इतना आगे बढ़ चुके हैं डेवलपमेंट में कि अब हम उसको कंपनसेट करना चाहते हैं कि हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की भी बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, सस्टेनेबल गोल्स की बात करते हैं। पर एक तरीके से ये हम अपने आप को भ्रम में ही रख रहे हैं। क्योंकि अगर हम गांधीयन फिलॉसफी को माने तो उन्होंने कहा कि हमको वॉलेंट्री मतलब स्वैच्छिक हमको अपने ऊपर थोड़ा सा अपने गति को धीमा करना पड़ेगा, थोड़ी अपनी ग्रोथ को कम करना पड़ेगा, थोड़ी हमको सोचना समझना पड़ेगा कि हमारी क्या रिलेशनशिप सिर्फ
अपने इन्वायरमेंट में, अपने सोसाइटी में, अपने नेशन में, यहाँ तक कि वर्ल्ड में हो सकती है। क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज जितनी भी थी उन्होंने एग्जॉस्ट कर डाले सारे मैक्सिमम रिसोर्सेज पे अपना कब्जा जमा लिया और उसको एग्जॉस्ट करने की कोशिश की। और उसको सफ़र कौन कर रहा है? सफ़र तो सभी कर रहे हैं। आज जैसे कहा जा रहा है कि ये वायरस चीन की लैब्स, एक्सपेरिमेंटल लैब से निकला, सब ये आरोप है कि सच्चाई है तो बाद में पता चलेगा। पर जो अगर हम इस तरीके की, अगर लैब से भी निकला है, अगर हम ये मान लेते हैं, तो आप खुद सोचिए, क्या ये वो चाइना में ही रह गया? क्या वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में ही रह गया? नहीं, वो गरीब देशों में भी आया, भारत जैसे देशों में भी, डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में भी आया, और इस तरीके से वो पूरे विश्व पर उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो हमको इंटरनेशनलिज्म की बात करें, जैसे वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो हमको सबको समग्र रूप में देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक कंट्री अपने को अकेले नहीं देख सकती है। जैसे कि हम लोग 1929 की एक ग्रेट डिप्रेशन पढ़ाते हैं इकोनॉमिक्स में, तो उसमें भी देखिए इतना ओवर प्रोडक्शन हो गया था। माल्थस ने जब ये बात कही कि इकोनॉमी में ओवर प्रोडक्शन हो सकता है कभी भी, तब जितने भी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने उनकी हंसी उड़ाई, उन्होंने किसी ने उनकी बात नहीं मानी। और जब 1929 की क्राइसिस आई और कीन्स ने उसको एनालाइज किया, तो ये बात तब सबके सामने आ गई कि हाँ, ओवर प्रोडक्शन या सरप्लस प्रोडक्शन की भी समस्या जनरेट हो सकती है। और उसके लिए फिर ये कीन्स ने अपना थ्योरम दिया कि किस तरीके से डिमांड इंक्रीज़ की जाए। तो यहाँ पे इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारी इन्वायरमेंट, जो हमारी मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहती है, वो डिमांड को बढ़ाने की बात करती है, और वही फिर धीरे धीरे देखिए उपभोक्तावाद को जन्म देती है। तो अब जितनी ज़्यादा डिमांड, सप्लाई हो रही है, उसको डिमांड को पूरा करना पड़ रहा है। ऐसे जेबीसी ने कहा कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। उन्होंने कह दिया कि जितना भी हम क्रिएट कर रहे हैं वो अपने आप कंज्यूम हो जाएगा। पर जब कीन्स ने कहा कि जब ओवर प्रोडक्शन हो रहा है तो इसका मतलब ये कि डिमांड उतनी नहीं, तो डिमांड को बढ़ाइए। ओवर प्रोडक्शन इसीलिए कि है क्योंकि डिमांड नहीं है, तो उन्होंने एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने की बात कही। तो नेचुरल सी बात है, ये डिसबैलेंसेस इकोनॉमी में आते ही रहेंगे, और हमें पता है कि ट्रेड साइकिल्स हैं जिसकी वजह से भी उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। तो अगर हम खाली बिजनेस मॉडल लेके चलेंगे और एकदम अर्थशास्त्री की तरह ही सोचेंगे, तो इस विश्व का भला नहीं होने वाला है। और अगर यही वजह है मेरे ख्याल से कि अगर आप देखें तो इन्वायरमेंटल कंसर्न्स अब सभी सब्जेक्ट्स में पढ़ाया जाता है। सोशल साइंसेस में भी पढ़ाते हैं, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल सोशोलॉजी, इन्वायरमेंटल पॉलिटी, हर पेपर में इकोसेंट्रिज्म है, इको फिलॉसफी है, इस तरीके से सब जगह ये पढ़ाया जाता है। और मुझे लगता है कि यही अर्थ डे के लिए हमारी यही प्रतिज्ञा होनी चाहिए कि हम अपनी जो आवश्यकताएं हैं उनको थोड़ा कंट्रोल करें। और गांधी जी की बात जो इंडियन फिलॉसफी पर बेस्ड है कि हमको वॉलेंट्री स्लोनेस लानी होगी, वॉलेंट्री कंट्रोल हमें अपनी बॉन्ड्स पे लाना होगा, और तो वो चीज़ हमको खुद अपनी स्वचेतना से अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल या सेल्फ रियलाइजेशन करना पड़ेगा। और वो इतना आसान नहीं है, पर उसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। देखिए, जैसे कि हम इस समय एक क्राइसिस जनरेट हो गई है, चाहे जिन कारणों से हुई है, तो क्या हम अपनी आवश्यकताओं को हमने सीमित कर रखा है कि नहीं कर रखा है? तो ऐसा नहीं, जब मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है। अगर वो ऐसा सोचता है तो वो त्याग भी कर सकता है, और वो अपनी ग्रोथ को भी स्लो डाउन में भी देख सकता है। जैसे अभी हो रहा है कि IMF कह रहा है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, USA, यूरोपियन कंट्रीज़, उनकी नेगेटिव तक में ग्रोथ जा सकती है, और इंडिया जो है उसकी 1.8 या 7 के इर्द गिर्द या 1.5 तक की भी ग्रोथ रेट रह सकती है। तो आज की डेट में भी इतना सब होने के बाद हम
ग्रोथ की ही बात करें, और उस पर भी लोग कह रहे हैं कैसे बढ़ाया जाएगा, इतनी ग्रोथ रेट होगी होनी चाहिए। तो ठीक है, पहले आप जिंदा रहेंगे तब उस ग्रोथ रेट की आपको आवश्यकता पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि जब स्लोअर ग्रोथ रेट थी तो लोग हम लोगों से ज़्यादा दुखी थे। और अगर आप देखें तो जो थोड़ा कम डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर हैप्पीनेस इंडेक्स ज़्यादा है, और जो ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे हैप्पीनेस इंडेक्स लो है। और ख़ास तौर पे इंडिया जैसी जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं वहाँ पर हैप्पीनेस इंडेक्स में उनकी अगर देखा जाए तो वो और कम आ रही, क्योंकि वो एक रेस में भागती ही चली जा रही हैं। और वो जब आप दौड़ते हैं, किसी प्रतियोगिता में हैं, किसी कंपटीशन में हैं, तो आप किसी पर भी चढ़ के आगे बढ़ना चाहते हैं, और वही आगे किसी पे भी चढ़ के हम आगे बढ़ने की कोशिश अगर करते रहेंगे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो थोड़ा अपने आप पे नियंत्रण रखें। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को बहुत दबाव में नहीं आना, भारतीय जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उनको बहुत दबाव में नहीं आना चाहिए, और अपना खुद का मॉडल जो हमारी फिलॉसफी रही है उसको भी लेके चलना पड़ेगा। और देश दुनिया के पीछे ही भागने से कुछ नहीं होने वाला। आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से तबाही मची हुई है। अब सबसे ज़्यादा बेरोजगार लोग मुझे लगता है कि अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज़ में ही हो जाएंगे। और जो अगर हम चाइना से कंपेयर करें तो कुछ लोग चाइना को कह रहे हैं कि वो वहाँ पे को कंट्रोल हो गया है, बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो भी क्या है, इकोनॉमिकली दूसरे पे कैप्चर करने की बात कर रहे हैं। पर ऐसा नहीं कि इन मंशाओं का कुछ आगे गलत नहीं हो सकता। अगर आप गलत मंशा लेके आगे बढ़ना चाहेंगे तो आपके साथ कभी भी गलत हो सकता है। आज आप बच जाएं, पर अगर आप तीसरी शक्ति को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, जैसे प्रकृति को भी ईश्वरीय अगर हम मानते हैं, जैसे हमारी इकोनॉमिक्स में एक फिलॉसफी थी प्रकृतिवाद, फिजियोक्रेसी हम कहते हैं, वो पढ़ते हैं, तो वो बहुत ही फिलॉसफिकल एटीट्यूड लेके चलती है प्रकृति के लिए, कि प्रकृति कभी भी जो है किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकती है। और प्रकृति सबको समान रूप से उसने देने के लिए सब कुछ बना रखा है। पर फिर भी इनइक्वालिटीज़ और ये सब क्यों जनरेट हुई, क्योंकि मनुष्य ने उस प्रकृति के संसाधनों पे एकदम से कब्जा जमा लिया और अपना कंट्रोल कर लिया है। और कहाँ पे कितना दोहन करना है इस पे उन्होंने कोई लिमिट नहीं लगाई। आज की समय में हम लोग अपने बच्चों के भविष्य के प्रति इतना चिंतित हैं। अभी आज के समय में हमें यही लग रहा होगा कोरोना में कि हमें कुछ हो जाएगा तो अलग बात है, पर हमारी नज़रों के सामने अगर हमारे बच्चों को कुछ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। तो आप आज इतने भयभीत हैं, पर क्या आपने इस हवा को, क्या आपने इस पानी को, क्या आपने इस धरती को अपने आने वाली जनरेशन के लायक छोड़ा है? इस चीज़ को तो हमें सोचना ही पड़ेगा। और यही पोषणीय विकास है। और जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात लेके चल रहे हैं, बीच का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें कि ऑर्गेनिक फार्मिंग आता है, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की बात आती है, कि जो भी जो कोल इकॉनमी है या मेटल इकॉनमी है, इसके ऑयल इकॉनमी को, ऑयल कोल मेटल इकॉनमी है, इसके बदले हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की बात करते हैं। और संसाधनों को एक सीमित मात्रा में जितनी हमें आवश्यकता हो बस उतना ही दोहन करें, उनका उससे ज़्यादा उसका दोहन ना करें, यही हमारे लिए अच्छा होगा। और मैंने पहले भी इसकी चर्चा कर चुकी हूँ कि जैसे गांधी जी इतना प्रकृति के प्रति संवेदनशील थे कि वो नदी में भी अगर नहाते थे तो वहाँ बाल्टी में पानी लेके नहाते थे कि मेरा जितना हिस्सा है मैं उतना ही लूँगा, उससे ज़्यादा मैं उसको पोल्यूट नहीं करूँगा, उसको गंदा नहीं करूँगा, ना मैं उससे ज़्यादा यूज़ करूँगा। एक जो उनके सेक्रेटरी थे जहांगीर पटेल, उन्होंने उनकी एक कथा बताई कि वो पेंसिल को आखिरी अंत तक जो है एकदम यूज़ करते थे। और एक दिन नाश्ते के समय कहने लगे कि तुम मेरी पेंसिल को भी बहुत ज़्यादा, जो उनके यहाँ काम करते खाना बनाता था उसको कहा उन्होंने कि तुम मेरी पेंसिल को बहुत ही रूडली
छील रहे थे कि और किस लिए उनको उस हर मटेरियलिस्टिक और हर नॉन मटेरियलिस्टिक सभी चीज़ों के प्रति उनकी संवेदनाएं थी, उनका सम्मान था। तो इसलिए वो उन्होंने कहा कि तुम पेंसिल को गुस्से में जब रहा करो तो मेरी मत छीला करो, क्योंकि उनको ये लगता था कि वो पेंसिल जो लकड़ी उसमें यूज़ हुई है वो किसी पेड़ को काट वुड से यूज़ हुई है, यानी कि लकड़ी से बनी है। तो उस लकड़ी को भी पे हमारा आधिपत्य नहीं कि हम उसको जितना चाहें उतना इस्तेमाल उसका कर लें। तो ये छोटी छोटी बातें ही हैं, बड़ी बड़ी बातें तो सभी करते हैं, पर छोटे छोटे बदलाव ही अगर हम जीवन में लाएं और तो इससे बहुत ज़्यादा हम पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, आप देखेंगे कि जो वर्ल्ड अर्थ डे है आज के दिन कई इंस्टीट्यूशंस ने कई प्रकार की प्रतियोगिताएं कराई। संवेदनशीलता हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, पर मुझे लग नहीं रहा है कि हम सिर्फ उसको पोस्टर बैनर बनाकर ही वहीं तक सीमित हैं कि वाकई में हम इतने संवेदनशील हो रहे हैं कि हमें जो भी हमारी प्राकृतिक संपदाएं हैं, जो हमारी धरती है, हमको उस पर कैसे रहना है, क्या हम सीख चुके हैं। लोग हम कहते होंगे कि हम बहुत सिविलाइज्ड हो गए हैं, हम क्लोन्स भी बना सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी बना सकते हैं, हम आर्टिफिशियली जो है कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, हमें ऐसा लगता है। पर जो है गांधी जी की एक फिलॉसफी थी कि जो चीज़ हम बना नहीं सकते उसको तो डिस्ट्रॉय करने का हमें एकदम ही हक नहीं है। जैसे कि हम जिन मनुष्य को नहीं बना सकते हैं तो मनुष्य को डिस्ट्रॉय करने का अधिकार हमें नहीं है। जिस तरीके से हम जानवरों को नहीं बना सकते तो उन्हें डिस्ट्रॉय करने का अधिकार हमें नहीं है। इसलिए शायद हम अफॉरेस्टेशन की बात कर रहे हैं कि अगर आप एक पेड़ काटते हो तो आप उसके बदले सोचो कि हम कम से कम 5-10 पेड़ लगाएंगे, क्योंकि अगर हो सकता है कि ज़रूरत है कि रोड्स बननी है तो आपको पेड़ काटना पड़ जाए, पर उसके बदले आपको लगाना। और जो इमेजेस सैटेलाइट्स के शो कर रही हैं वो ये शो कर रहे हैं कि इंडिया इधर कुछ सालों से थोड़ा बेटर परफॉर्म हरियाली के कंटेक्स्ट में कर रहा है कि यहाँ पे ट्री प्लांटेशंस हुए हैं। पर ट्री प्लांटेशन से ज़्यादा मुझे लगता है कि एकदम हमें कुछ जंगल क्रिएट करने पड़ेंगे जहाँ पे, जो क्योंकि जो भी हमारी पारिस्थितिकी में चीज़ें हैं सबकी अपनी जगह है। कोई भी स्पीशी अगर यहाँ से जाती है तो वो हमारे यहाँ वो डिसबैलेंस ही इन्वायरमेंट में क्रिएट करेगी। तो सबसे बड़ी बात वर्ल्ड अर्थ डे पे मैं यही कहूँगी कि अगर आपको खुद को स्वस्थ रखना है, अपने लिए सुरक्षित जीवन चाहिए और चाहिए विश्व का कल्याण चाहते हैं, वाकई में आप वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर चलना चाहते हैं, तो आप भारत खुद भी बने और इसमें एक अग्रणी भूमिका निभाए कि वो लोगों को इस चीज़ का पाठ पढ़ाए कि हाँ, हम स्लो इकॉनमी रहकर भी अच्छे से जी सकते हैं, हम हैप्पीनेस इंडेक्स में भी आगे बढ़ सकते हैं, हम इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को भी केटर कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल एजेंसीज़ के प्रेशर्स में काम करने की ज़रूरत नहीं है। और हम 1991 के पहले जैसे हम ग्लोबलाइजेशन इतना नहीं था तो हम उसको भी थोड़ा रिव्यू कर सकते हैं कि हमको किस डायरेक्शन में ग्लोबलाइजेशन हमें बिहेव करना है। हमेशा हम दूसरों की ही शर्तें नहीं माने, कुछ हमारी भी शर्तें मानी जाएं। और मैं ये नहीं चाहती कि सुपर पावर जैसे होड़ मची है, लोग कह रहे हैं कि चाइना इसमें सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा है तो वो सभी देशों की कंपनियों के शेयर खरीदता चला जा रहा है। तो सुपर पावर बनने की नहीं ज़रूरत है, पर विश्व गुरु जरूर बनने की ज़रूरत है। और गुरु जो है वो सही मार्ग दिखलाता है। और पावर, सुपर पावर मतलब वही है कि आप दूसरे पर अपना कब्जा करना चाहते हैं, दूसरे पर अपना आधिपत्य जताना चाहते हैं, तो ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। जैसे कि मैंने कुछ सोशल मीडियाज़ पे भी देखा कि अगर अमेरिका को हम कुछ दवाएं दे रहे थे मलेरिया की, हाइड्रोक्लोरोक्विन और इस तरीके के, तो सबने उसका थोड़े कुछ मीम्स भी बनाए, कुछ मजाक भी किया। तो ये इस तरीके के मजाक का समय नहीं है। इंटरनेशनली इस तरीके से सोचिए कि अगर कोई एक समस्या कहीं पे जनरेट हुई है तो उसको हम किस तरीके से एक साथ मिलकर उसको उस समस्या से उबर के आएँ। और इस संदर्भ में भारत को विश्व गुरु बनता है। फिर से आपको विश्व
पृथ्वी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मुझे लगता है अगले 22 अप्रैल तक हमारी नीतियां बहुत पॉजिटिव दिशा में बदल चुकी होंगी और भारत विश्व गुरु की तरफ आगे बढ़ता हुआ नज़र आएगा। इसी आशा के साथ नमस्कार।